रोल ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर इन द अल्फा हेलिक्स। हमने कहा कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं किसमें, अल्फा केराटिन प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स में, उसमें सिस्टीन रेजिड्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। सिस्टीन होते हैं बहुत ज्यादा। अब सिस्टीन के ज्यादा होने से क्या होगा आप जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सिस्टीन जो होते हैं उनमें साइड चेन यानी कि एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, एसएच होता है, और हर एक अमीनो एसिड में एक तरफ होता है COO माइनस, अदर एंड consisted of the amino group and the hydrogen. This structure is for the cysteine amino acids. जब दो सिस्टीन एक दूसरे के पास में आते हैं तो मैंने आपको बताया डाई सल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं यहाँ पे, ताकि आप चीज़ों को क्लियर समझो। जल्दबाजी नहीं करनी है, ताकि एग्जामिनेशन में मार्क्स है वो जल्दी आए। वीडियो चाहे थोड़ी बड़ी होगी तो भी चलेगा। देखिए, दो अमीनो एसिड्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पर आ गया COO माइनस, यहां पर मैंने लिख दिया है NH3 प्लस, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है CH2 और S अगेन S, और फिर वापस वही रिपीटेशन है। ऊपर हो गया CO माइनस और यहां पर है NH3 प्लस और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये जो मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके आप सेंटर में देखें क्या है, दो S है, यानी S और S, ये है सल्फाइड। जब सल्फर पे -2 वैलेंसी होती है, चार्ज होता है आयन, उसको बोलते हैं हम सल्फाइड बोलते हैं। नाम से ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। ऐसा भी लिखते हैं और कई जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा सल्फाइड। तो दो सल्फाइड है इसलिए नाम हो गया डाई सल्फाइड बॉन्ड। अब ये डाई सल्फाइड बॉन्ड को हम तोड़ भी सकते हैं। ये डाई सल्फाइड बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, ये प्रोटीन केराटिन प्रोटीन क्या होती है, इनसॉल्युबल है। क्योंकि पूछ लेते हैं कि इसके केराटिन की इनसॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है और रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग क्या कारण है कि केराटिन प्रोटीन है वो खींचने पर स्ट्रेच नहीं होती है और इनसॉल्युबल है, तो हम कहेंगे द प्रेजेंस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड दैट मेक्स द डाइसल्फाइड क्रॉस लिंक्स बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये हम रीजन कहेंगे। लेकिन आपने देखा हुआ है कुछ लोगों के बाल सीधे होते हैं, और आप ये भी जानते हैं कुछ लोगों के बाल करली होते हैं, घुंघरालू होते हैं। ये करली और घुंघरालू बालों का फॉर्मेशन कैसे होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, इनके क्रॉस ओवर का पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होता है। वैसे वैसे मैमल्स के अंदर हेयर्स का टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है। हम अगर ये सोचें कि किसी के बाल सीधे हैं और उसको करली बना देना है तो हम क्या करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। जो हमने कहा कि हमने क्या किया, एक कोई रोड ले लिया, ग्लास की रोड ले लिया है। ग्लास की रोड लेकर के इसके ऊपर हम क्या करें कि लंबे जो हेयर्स है उसको ऐसे उसके ऊपर ट्विस्टिंग कर दें, हेयर्स को कांच की रोड के ऊपर। अब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किससे, 2 मर्कैप्टो इथेनॉल से। तो 2 मर्कैप्टो इथेनॉल क्या करेगा, पुराने जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको तोड़ देता है। आप नीचे यहाँ पर फिगर में आप देखिएगा, फिर मैं और इसको डिटेल में कर दूंगा। ये राइट साइड में जो नीचे फिगर है, यहाँ हेयर्स में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, यहाँ आप देख पाएंगे। जब इसका रिडक्शन कर देंगे हम किसी भी मर्कैप्टेन से तो क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आप नेक्स्ट फिगर में देखते हैं टूट जाते हैं। बालों को करली किया किसी रो और देन इसको ऑक्सीडाइज वापस करेंगे तो क्या बन जाएंगे, नए पैटर्न के डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएंगे, जिससे जो सीधे हेयर थे वो करली हेयर बन जाते हैं। अब ये देखना ये मर्कैप्टेंस काम कैसे करता है, ये मर्कैप्टेंस है, इसका काम करने का पैटर्न क्या है उसको मैं आपको समझाता हूं, और बहुत ही सरल है। देखो यहाँ पे मैं एक बार इसी स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड में हटा देता हूँ एक बार के लिए। ये मैंने हटा दिया है, इस डाइसल्फाइड के बाउंड्री को हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ पर हमने समझते हैं। मैंने कहा आपको रिएक्शन किससे करानी है, 2 मर्कैप्टो इथेनॉल। पहले देखो मैं नाम समझा देता हूँ। इथेनॉल क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, CH3 CH2 और OH होता है, इसको इथेनॉल कहते हैं। और जब कार्बन की नंबरिंग हम देंगे तो ये वाला कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। इस कार्बन नंबर 2 के साथ जब हम थायोल ग्रुप को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हमारे सामने स्ट्रक्चर क्या आ रही है, HS CH2 CH2 और OH।
है ना। तो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है मर्कैप्टो ग्रुप। एसएच को मर्कैप्टो कहते हैं, एसएच को थायोल भी बोलते हैं, लेकिन जब इसको प्रीफिक्स में काम लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मर्कैप्टो बोलते हैं। तो ये जो मर्कैप्टो होता है 2 नंबर पे 2 मर्कैप्टो थायोल है। तो यहाँ पर मैं 2 मर्कैप्टो थायोल के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। कौन कौन से, यहाँ पर मैंने लिख दिया SH CH2 CH2OH, और एक और मैंने ले लिया HS CH2 CH2 और OH। इसके साथ मुझे क्या करानी है, रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है मर्कैप्टो का SH का, एक चला जाएगा इस सल्फाइड के पास, और दूसरे का जो H है वो चला जाएगा इस सेकंड के पास। ये हाइड्रोजन दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, SH बन जाएगा, ये भी बन जाएगा SH बन जाएगा, एक एक हाइड्रोजन को लेने के बाद में। तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी उसी को मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, अगेन ऊपर वाली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हो गया NH3 प्लस हो गया, और यहाँ पे मैंने कहा CH2, हाइड्रोजन के जुड़ने से SH हो गया रिडक्शन, और ये हो गया दूसरा अमीनो एसिड जो सिस्टीन के रूप में अब अलग हो गया है। ऐसे जब कभी भी हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो ये दोनों सिस्टीन है एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। तो मर्कैप्टेंस है वो इस तरीके से काम करता है। यहाँ डाई सल्फाइड बॉन्ड का ब्रेकेज हो गया और ये सिस्टीन सिस्टीन सेपरेट हो गए हैं। ऐसे रिएक्शन करने पर हो सकता है। दूसरा, उसके अलावा एक और कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं डाईथायोथ्रीटॉल। आपने इसको उतार लिया होगा, तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि जगह का सदुपयोग भी हो जाए और आप समझ जाएं। ठीक है ना, ये आपने उतार लिए होंगे। वीडियो को रोक करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, ताकि आप आगे से फिर क्या कंटिन्यूटी के अंदर इसको पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो मैं ले रहा हूँ 2 मर्कैप्टो इथेनॉल की जगह पे, ताकि हम डाई सल्फाइड बॉन्ड के ब्रेकेज के बारे में समझ सकें, उसको आज समझना है। डाई ये थ्रीटॉल बना देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या होता है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आप देखो ध्यान से, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें है CH2, ठीक है, यहाँ पर है SH, दूसरा है CH2OH बॉन्ड है, फिर यहाँ पर तीसरा है CH2OH, और चौथे पर है CH2SH। इस स्ट्रक्चर में भी आप क्या देख रहे हैं, पहले बताया मैंने उसी की तरह कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 पे थायोल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इसका नाम है डाईथायोथ्रीटॉल। यहाँ देखिए पीपीटी में लिखा हुआ डाईथायोथ्रीटॉल, ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लीलैंड रिएजेंट होता है। इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो अगेन जैसे पहले वाले में बताया, इस SH का हाइड्रोजन निकलेगा, इस थायोल से भी हाइड्रोजन निकलेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे थायोल के साथ, डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड टूट जाएगा, और डाई सल्फाइड बॉन्ड के टूटने के बाद ये जो डाईथायोथ्रीटॉल है वो कैसा बन जाएगा, आप देखो मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे देखते रहेंगे। ये बनाया CH2 ये बीच वाले मैंने बना दिए CH2 अगेन यहाँ पर भी क्या है, एक CH2 है, एक CH2 है यहाँ पे, ये जुड़ गया, यहाँ पर आ गया है सल्फर, यहाँ पर आ गया सल्फर, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, और ऊपर जो डाई सल्फाइड बॉन्ड के टूटने से क्या हो गए, सिस्टीन सेपरेट हो गए। तो यहाँ पर आपको ये डाई सल्फाइड बॉन्ड के फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। साथ में देखिए मैंने क्या लिखा, डिग्री ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड। अरे जितना सा डाई सल्फाइड बॉन्ड का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हार्डनेस आ जाएगी, और अगर डाई सल्फाइड बॉन्ड का अमाउंट कम है तो सॉफ्टनेस रहेगी। इसीलिए हम केराटिन का नाम क्या रखा है, सॉफ्ट केराटिन एंड द हार्ड केराटिन। सॉफ्ट केराटिन इज फाउंड इन द स्किन एंड द हेयर बिकॉज it consisted of the fewer disulfide bonds and makes the more flexible keratin, while in the hard keratin the number of a disulfide bond is greater than as compared to the soft keratin, which makes it more harder than the soft keratin. Such kind of the keratin is found in the nails, horns and the hooves में होते हैं। तो जब कभी एग्जाम में पूछा जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द केराटिन प्रोटीन, तो आप इसके बारे में लिख पाएंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखो ये रिएक्शन है वो मैंने आपको बता ही दिया है, इसी पीपीटी के अंदर अलग से अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता दिया था।
फिर भी अगर आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 अमीनो एसिड है ऐसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने बताया आपको दीज आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड इज found in between the cysteine residues. These are the structure of cysteine. Whenever two cysteine is connected by the disulfide bond, such molecule is called as the cysteine, not the cysteine. Or 2-mercaptoethanol, I have already explained you that this structure is called as the di-mercapto, 2-mercapto ethanol, because the mercapto group, this mercapto group is attached at the second position of the ethanol molecule. This is the ethanol molecule है, और इससे रिएक्शन करके यहाँ पे हमने बताया कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है टूट जाएगा। कैसे टूटेगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। SHCH2CH2OH ऐसे दो मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन provide the hydrogen for the reduction process to hydrogen. Hydrogen is accepted by these SS group, which makes this disulfide bond as SH and the CH2. Here is the second amino acid, here is the first amino acid. Both the cysteine is separated to each other by the reaction of the 2-mercaptoethanol. And what is the dithiotretol? I have already explained, but I am again drawing such a figure of this structure, CH2 CH2 CH2. These are the 4 carbon, and the first carbon and the fourth carbon contains the thiol group, while the second and third has the alcohol group. So this is the carbon number first, second, third and the fourth. This molecule is the called as a dithiotretol or क्लीलैंड रिएजेंट बोलते हैं। और जब ये भी क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देंगे सिस्टीन को, यहां से भी हाइड्रोजन क्या होगा, प्रोवाइड कर देंगे सिस्टीन को, और ये खुद मॉलिक्यूल कैसे कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर देखिए। इसी का कंपैरिजन करें तो आप जल्दी समझ पाएंगे। ये हो गया CH2CH2, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ कार्बन नंबर 1, इधर मैंने बना दिया कार्बन नंबर 4, और इसके बीच में क्या आ गया है, ये सल्फर, ये कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसे ये रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द केराटिन प्रोटीन। व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ दिस केराटिन प्रोटीन इन आवर बॉडी? सो यू कैन क्लियरली रीड हियर, इन द एपिथेलियल सेल्स the keratin filaments form a dense cytoskeleton network that is spanning from the nucleus to the plasma membrane. To provide the mechanical support to the cells, we know that some of the component that is called as the cytoskeleton, which is present in between the nuclear membrane and the plasma membrane, that simply includes the endoplasmic reticulum and the other components, which makes the denser cytoskeleton network, which consisted of the keratin filament. And another important cellular organization is the desmosomes and the hemidesmosomes. Desmosomes, what is the desmosome? Desmosome is the adhesive structure which join the two nearby adjacent cells. I am not going to explain in detail, because desmosomes you can study in the cell biology component. So here I am just saying about the keratin and its application in the cellular organization. And these are the disease connections with the alpha keratin protein. Alpha keratin में abnormality से कौन कौन सी disease हो जाती है? First important disease is epidermolysis bullosa simplex. ये disease क्या होती है? म्यूटेशन KRT5 और KRT14 जीन्स है, जो कि केराटिन 5 और केराटिन 14 को एनकोड करती है। तो केराटिन के नाम पर रखा KRT5 and KRT14. If a mutation occurs in the KRT5 and KRT14, resulting into the abnormality in the keratin 5 and the keratin 14 respectively. Keratin, the defective keratin intermediate filaments and basal epidermal cells become the fragile and rupture with a minor trauma. सिम्टम्स क्या होंगे? ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन हो जाएगी आफ्टर द फ्रिक्शन। हाथों पे पैरों पे जब जहां पे रगड़ लगती है, फ्रिक्शन लगती है, वो ब्लिस्टर बन जाएंगे, है ना। उसके अलावा क्लिनिकली नोट द सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन द म्यूटेशन साइट, कि म्यूटेशन कहां पर हुआ है, उस डिजीज की सीवियरिटी को उसके आधार पर डिनोट किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिजीज इज द एपिडर्मोलाइटिक
हाइपर केराटोसिस ये कहते हैं। इसका कारण है KRT1 और KRT10 जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाता है तो उससे ये होता है। और इसमें क्या होगा, देखिए आप, द फॉल्टी केराटिन फिलामेंट असेंबली, अभी मैंने आपको बताया था क्या कि पॉलीपेप्टाइड चेन है वो डाइमर बनाती है, फिर प्रोटोफिलामेंट बनते हैं, प्रोटोफाइब्रिल बनते हैं। ये जो फिलामेंट्स की असेंबली होती है वो क्या हो जाती है, फॉल्टी हो जाती है, डिसर्प्ट हो जाती है। उससे क्या होगा, वीकेंड द सुपर वेसल सेल्स, ब्लिस्टरिंग एट द बर्थ, लेटर एक्सेसिव केराटिनाइजेशन, थिक और स्केली स्किन हो जाती है, ब्लिस्टरिंग इन द नियोनेट्स, और हाइपर केराटोसिस होता है जिससे स्किन है वो मोटी हो जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप इसी में से आप नोट कर लेंगे, जो पीपीटी में दे रखा है, ज्यादा मैकेनिज्म को इसमें समझने की जरूरत नहीं रहेगी। सिमिलरली ये एक और डिजीज है एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, ये मैंने आपको पहले से बता दिया है। एक और बीमारी है पेकाइनो और नैसिया कोग्निटा, इसमें क्या होगा, KRT6, KRT16 KRT17 इस जीन में क्या होगा, जब म्यूटेशन होगा तो केराटिन में एब्नॉर्मेलिटी जनरेट हो जाती है। कैसे, डिसरप्टेड द केराटिन फिलामेंट होता है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, उससे नेल बेड्स बन जाते हैं, ओरल म्यूकोसा और पाम और सॉल है उसमें केराटिन का कंपोजिशन बदल जाता है। उससे क्या होगा, एबनॉर्मल थिक नेल्स बन जाएंगे, नेल्स बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, जिसको हम नेल डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। पेनफुल केरेटोडर्मा ऑन द पाम एंड द सोल, पैर के हथेलियों में और पैर के तलवे में क्या होगा, केरेटोडर्मा केरेटिन का एक्सेस डिपोजिशन होने लग जाएगा। ओरल ल्यूकोकेरेटोसिस है, व्हाइट पैचेज इन द ओरल म्यूकोसा हो जाएगा। क्लिनिकल नोट है, रेयर बट द कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू द नेल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये ओवरऑल जो कंक्लूजन है, जैसा मैंने आपको बताया, द अल्फा केरेटिन म्यूटेशंस causes a spectrum of the epithelial fragility due to the mutation in the different keratin responsible genes, जिसकी वजह से ये होता है। तो ये है केराटिन की स्ट्रक्चर है जिसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लें, छोटा क्वेश्चन आए राइट और शॉर्ट नोट तो इसी में से आप लिख लेंगे। और जब कभी आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो MCQs है वो उसका एक लिंक दे रखा है, जिससे MCQs को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं।